हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र वर्मा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण कैसे हुआ और मोहम्मद गौरी भारत कैसे आया, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम मुइजुद्दीन था, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, और ये मोहम्मद बिन शाम भी अपने आप नाम को लिखता था। ये संक्षेप की बात रही। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी कैसे आया, इसके वंश का क्या नाम था, इसके माता पिता कौन थे, क्या था, और गजनी साम्राज्य फिर कहाँ गया, इस चीज़ के बारे में हम आप यहाँ पे चर्चा करेंगे। तुर्कों का संसवनी वंश था जो मोहम्मद गौरी जो आया था जहाँ से, तो मोहम्मद गौरी एक तुर्क था और इसके वंश का नाम संसवनी वंश था। अब ये संसवनी वंश था क्या? संसवनी वंश मध्य एशिया में एक गौर प्रदेश था, जहाँ गौर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे घोड़े और इस्पात के लिए व्यापार किया जाता था और अच्छी किस्म के घोड़े और इस्पात उपलब्ध रहता था उस प्रदेश में। वहीं से इन चीज़ों का व्यापार किया जाता था, उसके लिए विख्यात था गौर प्रदेश। वहाँ के जो निवासी थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करने से पहले बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे। बात समझ में आई? मतलब जो गौर प्रदेश था वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने से पहले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानते थे, और वहीं पर एक वंश का उदय हुआ जो इतिहास में आगे चल करके गौरी वंश के नाम से विख्यात हुआ। क्लियर? गौर प्रदेश था एक मध्य एशिया में जो घोड़े और इस्पात के लिए व्यापार के लिए जाना जाता था। वहीं पे इस्लाम धर्म को मानने से पहले जो लोग रहते थे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले थे। वहीं पे एक वंश का उदय होता है जिसको भारतीय इतिहास में गौर वंश के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में जो गौरी थे यानी कि गौर वंश के जो लोग थे, शुरुआत में ये गजनी के अधीन रहते थे। किसके अधीन रहते थे? गजनी के अधीन रहते थे। वही गजनी साम्राज्य जिसका शासक महमूद गजनवी था और जिसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो गौर प्रदेश पे गजनी का साम्राज्य स्थापित रहता था। उस समय एक गौर प्रदेश में एक राजा हुआ, एक शासक हुआ गौर प्रदेश में, उसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन एक शासक होता है गौर प्रदेश में। वो गजनी से इतना नफरत करता था, गजनी से इतना वो चिढ़ता था कि उसने गजनी को 7 दिनों तक जलाया। उसने गजनी में आग लगा दी, गजनी प्रदेश को, और 7 दिनों तक गजनी को जलाया। और यहाँ तक कि गजनी साम्राज्य में जितने शासक हुए थे सारे शासकों की कब्रें खुदवाई अलाउद्दीन ने, और उन कब्रों को जलवा करके हवा में उड़ा दिया। सिर्फ महमूद गजनवी की कब्र को नहीं खुदवाया था, बाकी जितने शासक हुए सबकी कब्रों को खुदवा करके हवा में उड़ा दिया। इसीलिए अलाउद्दीन को दुनिया जलाने वाला शासक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जहांसोज। यानी कि इसीलिए अलाउद्दीन को जहांसोज के नाम से भी जाना गया है। इसके बाद गौर प्रदेश का जो शासक होता है, जब ये अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो गौर प्रदेश का जो शासक बनता है 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन शासक बनता है। 1163 ईस्वी में कौन? गयासुद्दीन शासक बनता है। और एक इसका छोटा भाई होता है शिहाबुद्दीन। ये दोनों भाईचारा इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है, दोनों भ्रातृत्व प्रेम भावना से रहते हैं साथ में। शिहाबुद्दीन अपने बड़े भाई की आज्ञा का बहुत पालन करता है और हमेशा बिना उसके पूछे किसी अभियान में नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन ये दो भाई जो थे, तो इनकी जो माता थी तो बड़े भाई को हबसी और छोटे भाई को जंगी कहती थी। इतना मेल व्यवहार था इन दोनों भाइयों में, गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन में। शिहाबुद्दीन ने भी 1173 में गजनी साम्राज्य को जीता।
अपनी प्रतिभा दिखाई अपने भाई के सामने कि हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट है। तो 1173 ईस्वी में गजनी को शिहाबुद्दीन ने भी जीता। यही शिहाबुद्दीन आगे चल कर के मोहम्मद गौरी के नाम से इतिहास में विख्यात होता है। तो 1203 में जब गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन गौर प्रदेश का शासक बनता है और उसका नाम आगे चल करके मोहम्मद गौरी हो जाता है। मोहम्मद गौरी जो कि 12वीं सदी में इसने भारत पे आक्रमण किया था और इसके आक्रमण या इसके अभियानों की जो जानकारी है वो मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी है, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तबकात ए नासिरी पुस्तक में गौरी के अभियानों की विस्तृत चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के विजयों का उल्लेख या मोहम्मद गौरी के युद्धों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो उस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। आगे की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत कैसे आता है। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण होता है भारत में वह गोमल दर्रे से प्रवेश करता है। वह गोमल दर्रे से प्रवेश करता है मोहम्मद गौरी और 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करता है। जो यहाँ पे सिया करमाथियों का शासन होता है, सिया करमार्थी लोग रहते हैं। वहीं पे 1175 में मुल्तान पे मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी पहली बार भारत में किस दर्रे से आया था, तो गोमल दर्रे से भारत में ये प्रवेश करा था। क्लियर। इसके बाद मोहम्मद गौरी की जो पहली हार होती है भारत में वह 1178 में होती है। क्यों? गुजरात पे जब आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है 1178 में, तो गुजरात का शासक होता है मूलराज। कौन शासक होता है? गुजरात का शासक मूलराज होता है और उसका सेनापति भीम द्वितीय होता है। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। 1178 में मोहम्मद गौरी जब गुजरात पे आक्रमण करता है तो गुजरात का जो शासक था वो मूलराज था और मूलराज का जो सेनापति था वो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय की विधवा माता नायिका देवी थी। इन दो सभी लोगों का एक दूसरे से कोरिलेट करना है। कैसे? मूलराज शासक थे, भीम द्वितीय इनके सेनापति थे और भीम द्वितीय की विधवा माता नायिका देवी ने भीम द्वितीय का कुशल नेतृत्व किया। इस कारण से भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को कासहद के मैदान में पराजित कर दिया। क्लियर। फिर से देख लेते हैं। 1178 में गुजरात का पहली बार जब गुजरात पे आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है तो भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली हार होती है। क्यों? गुजरात का उस समय जो शासक था वो मूलराज था और जो उसके सेनापति थे वो भीम द्वितीय थे और भीम द्वितीय की माता नायिका देवी जो कि विधवा थी, उन्होंने अपने पुत्र भीम द्वितीय का कुशल नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, जिनकी सहायता से भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट काशहद के मैदान में मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी की ये पहली पराजय थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी अभियान करता रहा। अच्छा, मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य था धन प्राप्त करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा, तो महमूद गजनवी जब आता है भारत तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ से धन को ले जाना, धन प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य था। बट मोहम्मद गौरी का धन प्राप्त करना तो था ही, ये चाहता था कि हम धन प्राप्त करें और हिंदुस्तान में यानी कि भारत में अपने साम्राज्य को भी स्थापित करें, ये मोहम्मद गौरी चाहता था। फिर इसके बाद 1179 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1179 में पंजाब में गजनी का एक अंतिम शासन कर रहा होता है, उसका नाम होता है खुसरो शाह। उसको भी मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। 1179 में पंजाब में गजनी का एक अंतिम शासक खुसरो शाह होता है, उसको मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हाल ही में रिसेंटली ये क्वेश्चन आया कि जब पंजाब पे 1179 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो वहाँ का गजनी शासक कौन सा था जो शासन कर रहा था, तो वो था खुसरो शाह। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उसके बाद 1188 में भटिंडा अभियान मोहम्मद गौरी करता है। 1188 में भटिंडा अभियान मोहम्मद गौरी करता है और तबर हिंद के किले को मोहम्मद गौरी जीत लेता है। यहीं से एक शुरुआत हो जाती है किस चीज़ की? तबर हिंद का जो किला था, उस किले पे पृथ्वीराज चौहान अपना दावा करते थे। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। जब मोहम्मद गौरी ने 1188 में भटिंडा पे आक्रमण करके तबर हिंद के किले को जीत लिया और इसी तबर हिंद के किले पे पृथ्वीराज चौहान अपना आधिपत्य समझते थे, तो उनको लगा कि भाई हमारी चीज़, हमारी विरासत को मोहम्मद गौरी ने लूट लिया। तो तात्कालिक कारण यही बन गया। कौन से युद्ध का? तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण यही बनता है। युद्ध की स्थिति ना आने पाए, इससे निपटने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपना एक दूत भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास कि आकर के आप हमसे बातचीत कर लीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच युद्ध की स्थिति ऐसी कोई ना बने। तो उस दूत का जो नाम था कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा, उस दूत का नाम था कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। इसको दूत बनाकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा, लेकिन यह भेजना एक असफल कार्य सिद्ध रहा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बात ना मानने से ही इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है? 1191 में ही भटिंडा के निकट तराइन के मैदान में एक युद्ध होता है, जिसको भारतीय इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया है। भटिंडा के निकट तराइन का युद्ध होता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई और यह सेनापति भी था। पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई और यह सेनापति था, जिसको स्कंद के नाम से भी जाना जाता था, जिसको स्कंद के नाम से जाना जाता था, या युद्ध करने के लिए जाता है और उस मैदान में अपने भाले से मोहम्मद गौरी को घायल कर देता है। लेकिन वहाँ पे एक तुर्क सेनापति की सहायता से, या तुर्क एक सेनापति मोहम्मद गौरी की सेना में होता है, उसकी सहायता उससे उसकी जान बचती है और वहाँ से युद्ध के मैदान से मोहम्मद गौरी को वो निकाल ले जाता है। आगे चल कर के इस दास का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। इसके बाद 1 साल के पुनः बाद जब स्वस्थ होता है मोहम्मद गौरी, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के जो तीर धनुष से निकला हुआ तीर उनकी आंखों में लगता है, जिस कारण से वो अंधे हो जाते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, और उनको बंदी बना लिया जाता है। बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है और इस युद्ध को मोहम्मद गौरी जीत लेता है और दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इसके बाद एक और युद्ध होता है 1194 में चंदावर का युद्ध। चंदावर एक जगह पड़ती है, तो चंदावर यमुना के तट पे एक जगह पड़ती है, चंदावर का मैदान पड़ता है। वहाँ पे एक युद्ध होता है जो कि वाराणसी और कन्नौज के शासक जयचंद होते हैं। वाराणसी और कन्नौज के शासक जयचंद होते हैं, इनके बीच चंदावर का 1194 में युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। रीज़न ये था कि जब तराइन का युद्ध हो रहा था उस समय जयचंद तटस्थ रहे थे, कोई मतलब नहीं रखा था किसी से, इसलिए तत्कालिक कारण यही था कि इनको भी युद्ध का सामना करना पड़ा और अंत में इनकी पराजय होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भैया 1194 ईस्वी में 1194 में जब ये युद्ध 1194 में होता है, जीत जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता दे देता है। कहता है एक काम करिए, अब हम अपना दूसरा साम्राज्य विस्तार देखते हैं, दूसरा कोई काम देखेंगे, भाई हम शासक हैं। आप ऐसा करिए, भारत में जो हमने साम्राज्य इतना लंबा खड़ा किया है आप इसको देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य हमारा है, आप इसकी देख रेख करिए, आप जानो जो कुछ करना है आप करिए। तो फिर क्या होता है 1194 में एक हरिराज होते हैं। भैया ये हरिराज कौन होते हैं? जब मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के मार दिया जाता है तो चौहान वंश जो होता है तो अस्त व्यस्त हो जाता है दिल्ली का।
तो उसके भाई जो गोविंद राय थे, जैसा कि अभी हमने आगे पढ़ा था, गोविंद राय जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, ये शासक बनते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो वहाँ की जनता या वहाँ के सेनापति या वहाँ की प्रजा चाहती है कि हमारे बीच अब कोई कुशल नेतृत्व करने वाला हो, जिससे हम लोग गौर प्रदेश से आए हुए तुर्कों का सामना कर सकें। तो हरिराज क्या करते हैं, वहीं चौहान वंश के होते हैं, हरिराज शासक बन जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध करते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इनको भी युद्ध में परास्त कर देता है। तो इनको इतनी शर्मिंदगी फील होती है, ये इतना शर्मिंदा हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद 1194 में ये आत्महत्या कर लेते हैं। 1194 में ये आत्महत्या कर लेते हैं। और आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में पहली इस्लामिक मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम था कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में पहली मस्जिद बनवाई गई थी, तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी दिल्ली में, उसका नाम था कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद। और 1196 की बात है तो अजमेर में एक विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीशल देव कहते थे, अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ जिनको बीशल देव कहते थे, इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था अजमेर में। तो उस संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया 1196 में, और वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। और उस मस्जिद का निर्माण कार्य 1200 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। फिर 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पे विजय करता है। 1197 में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को जीतता है। और जब इस राजधानी को जीतता है तो बहुत सारा धन मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसी धन से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदता है। अनहिलवाड़ा पे आक्रमण करके, गुजरात पे आक्रमण करके अनहिलवाड़ा को जीत लेता है और वहाँ पाए हुए धन से ही इल्तुतमिश को खरीदता है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर 1205 ईस्वी में अंधखुद का एक युद्ध होता है। कौन सा? अंधखुद का युद्ध होता है। इसमें गौरी की हार हो जाती है। इसमें गौरी की हार हो जाती है। भारत में फिर आगे हम लोग देखेंगे, गौरी की हार हो जाती है। खोखर जनजाति के ये लोग होते हैं जो इससे युद्ध करते हैं, गौरी इसमें हार जाता है। फिर 1206 में कहा जाता है कि गौरी दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ रहा था, तभी किसी खोखर जनजाति के व्यक्ति के द्वारा चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है और ये खत्म हो जाता है। भारत में एकता व्यवस्था लाने का जो सबसे पहले जिसने कार्य किया था वो मोहम्मद गौरी था। भारत में एकता व्यवस्था लाने का कार्य किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने कार्य किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन भारत में एकता व्यवस्था लागू करने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और लाने का कार्य मोहम्मद गौरी ने किया था एकता व्यवस्था का। लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के चलाए मोहम्मद गौरी ने। लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे और सिक्कों पे मोहम्मद बिन साम लिखवाया था। मोहम्मद गौरी के बारे में ये। इसके बाद मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से पहले ये चाहता है, ये कहता है कि हमारे उत्तराधिकारी हमारे दास होंगे और कोई नहीं होगा। और ये भी कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कि आप इल्तुतमिश को अपना पुत्र समझ करके अपने पास रखिएगा, वो बहुत अनुभवी और बहुत टैलेंटेड और बहुत प्रतिभाशाली शासक है, शासक बनने के उसके अंदर लक्षण हैं। यही सारी बातें होती रही भारतीय इतिहास में। इसके बाद 1206 में जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में साम्राज्य की स्थापना करते हैं और लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं और गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, जिसको दास वंश, ममलूक वंश भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में हम लोग अब आगे के जो वीडियोज़ पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत से आगे की वीडियोज पढ़ेंगे, जिसके बारे में अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इन सारे शासक सुल्तान और सुल्तानों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।